ज़रूरत नहीं है, वो ये स्लाइड्स तो वैसे भी मैं आपको दूंगा नहीं, ज़रूरत नहीं है उसको। वो लगी रिकॉर्डिंग। अच्छा माशाल्लाह, आज तो क्लास ऐसे भरी हुई है क्या? मोटिवेशन मिली है सबको? नहीं, आप लोग क्या चाहते हो कि मैं यूँ ही दूँ आपको मोटिवेशन? के नहीं देता रहूँ मोटिवेशंस? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक दो बातें मैं पहले ज़रा कर देता हूँ तमहीदन ये बातें कि नहीं, तमहीदन ये बातें कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम लोग मैक्सिमम 17 to 18 रखेंगे, मैक्सिमम 17 रखेंगे। ज़्यादातर जो मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहता है ना तो फिर मुझे बता दे, उसको हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मंडे से मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होगी। नमल के एक HOD हैं, ठीक है ना, वो आके पढ़ाएंगे। नमल ये इधर नहीं है, यहाँ पे नेशनल सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ मल्टी लैंग्वेज जो है, यार नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि वो HOD हैं, वो आएंगे, वो पढ़ाएंगे। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ना चाहता है, अब टाइमिंग्स क्या है? 9 से समथिंग है कि 10 से हैं, आई थिंक सो। तो टाइमिंग्स हैं 10 to 12 है, 1 है। तो वो फिर मुझे बता दें कि ये मैं जा रहा हूँ, और जो मेरी शिफ्ट में है तो भी मुझे बता दें, ठीक है। अभी जब अटेंडेंस शीट में लगाऊंगा ना तो काइंडली फिर मुझे बता दें। एक ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि अभी हमारी खैर से ये दूसरा हफ़्ता है क्लास का। जो बच्चे पहले आए हैं तो उनको पता है ये हमारा दूसरा हफ़्ता। बहुत कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और एक दो बच्चे यहाँ पे हमारे पास बच्चे फ़ीमेल्स और मेल्स में भी नहीं आए हैं। कोशिश ये करें कि आप लोग छुट्टियाँ ना करें, ठीक है। छुट्टियाँ करेंगे तो अपना नुकसान करें। एक तो ये कि मैं छुट्टी करूँ तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं अगले दिन आके पढ़ा लूँगा। आप छुट्टी करेंगे तो आपको नुकसान होगा कि मैं अब पिछला सबक जो मैंने 1.5 घंटे पढ़ाया होगा ना, वो मैं रिपीट आप लोगों को नहीं कर सकता फिर, ठीक है। एक दूसरी बात ये कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, ये स्किल बेस्ड क्लासेस हैं। आप लोग आएँ, पढ़ें, समझें, सवाल करें, प्रैक्टिस करें और चीज़ सीखें मुझसे, ठीक है। ये एक हफ़्ता 2 हफ़्ता जो है आपका SEO के ऊपर है। SEO बड़ा खुश्क टॉपिक है, इंतहाई बोर हो जाएंगे आप लोग। अभी ये SEO है, फिर इसके बाद ऑफ पेज SEO है, फिर उसके बाद ऑन पेज SEO है, फिर ऑन पेज SEO के बाद कहीं जाके हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। पहला हफ़्ता SEO का है, ये हफ़्ता SEO का है, और दूसरा हफ़्ता फिर ऑफ पेज SEO का है जो मंडे से शुरू होगा। फिर तीसरा हफ़्ता हमारे पास ऑन पेज SEO का है। ये 3 हफ़्ते तो सिर्फ SEO में हम चलेंगे अभी, यानी कि ये हफ़्ता, अगला हफ़्ता और उससे अगला हफ़्ता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। अगर आप लोग TLM देखें ना, TLM सबको मिले हुए हैं कोर्स सिलेबस। TLM अगर आप लोग देखें, फिर उसके बाद फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फिर कंटेंट मार्केटिंग है, राइटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, फिर मुख्तलिफ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर उसके अंदर ये भी है कि आप लोग ख़ुद प्रोजेक्ट लेंगे, हेल्प मैं करूँगा आप लोगों की, मैं आपको रास्ता बताऊँगा कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने जाना है और कौन से प्लेटफॉर्म को छूना है। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होगा। ज़रूरी नहीं है कि यार सबको मैं अपवर्क पे लगा दूँ, सबको फाइवर पे लगा दूँ, नहीं। डिजिटल मार्केटर के ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी डिजिटल, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना SEO जब हम लोग करते हैं काम, जैसे रियाज ने मुझसे उस टाइम कहा कि सवाल किया कि ये सब के लिए यूज़ हो सकता है, तो ये सब के लिए यूज़ होगा। मेन चीज़ क्या होती है, सिर्फ फार्मूला समझ लें, फॉर्मेट समझ लें, फिर टूल चाहे जो भी हो, प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, आप लोग उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी तमहीदन बातें थी ताकि आप लोग समझ जाएं। शुरू के 2-3 हफ़्ते ज़रा सख्त होंगे। अमूमन हम लोग इस चीज़ में हम लोग गिव अप कर जाते हैं, हम कहते हैं यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, या ये मैं नहीं कर पा रहा, या मुझसे नहीं होगा, तो ये गलत है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह आप लोग उसको सीख जाएंगे, ठीक है। कोई मसला हो, कोई सवाल हो, मुझसे करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका जवाब लाजमी दूंगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अच्छा,
अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग के ऊपर, लेकिन ब्लॉगिंग आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, अगर एसईओ है ना, तो उसके बारे में भी हल्का फुल्का सा बता देता हूँ, ताकि जो बच्चे हमारे पास नहीं आए हैं ना उनको समझ आ जाए। हल्का फुल्का सा बताता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सीधा ब्लॉग के ऊपर आता हूँ। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक तरीका, एक होता है हमारे पास एक होता है पेड, एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हम लोग एडिटोरियल भी कहते हैं, और एक होता है पेड तरीका। दोनों ही तरीके हमारे पास नेचुरल होते हैं और हमें ख़ुद इसमें काम करना पड़ता है, लेकिन एक ज़रा टाइम लेता है ऑर्गेनिक तरीका, और एक पेड होता है तो उसमें हमें जल्दी जल्दी रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एसईओ का बेसिक नीड हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, कि यह हमारे पास एक प्रोसेस है ट्रैफिक लाने का अपनी साइट के ऊपर। ठीक है, ऑन द सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन कौन से हमारे पास, कोई बताएगा? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। हमारे पास जितने भी सर्च इंजन है ना, मैं यहाँ पे वर्ल्ड खोल लूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाऊँ। सर्च इंजन जो है ना हमारे पास, गूगल, ठीक है, बिंग, फायरफॉक्स, ब्रेव, इसी तरह और दीगर जितने भी सोशल मीडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? सर्च इंजन्स हैं। अच्छा, सर्च इंजन्स के अंदर अगर आप लोग देखें ना, तो इसके अंदर सर्च इंजन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, सर्च इंजन में हम लोग जब भी हम लोग किसी भी ब्लॉग की या कंटेंट की हम लोग एसईओ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने ब्लॉग पर या अपने कंटेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेके आए हैं क्या? ट्रैफ़िक। और ट्रैफ़िक क्या होती है मैंने आपको बताया था, कोई भी भीड़ या हुजूम, एनीथिंग, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्लॉग पर थ्रू एसईओ हम लोग उस पर ट्रैफ़िक लेके आएँ। ठीक है, एक चीज़ ये होगी एसईओ की तारीफ़। एसईओ की तारीफ़ क्या है? एसईओ की तारीफ़ सिंपल यही है कि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से या पेड तरीके से एसईओ करके अपने ब्लॉग या अपने कंटेंट पे हम लोग ट्रैफ़िक लेके आएँ। ठीक है, सर्च इंजन के ज़रिए से। अच्छा, नीड ऑफ एसईओ दो ही हैं, एक अपने कंटेंट पे, अपने ब्लॉग पर, अपनी साइट पर ट्रैफ़िक लेके आना। दूसरी बात ये कि हम लोग जो कि नॉट क्लिक थ्रू पेजेस होते हैं ना, उससे हम अपनी जान बचा दें। मतलब क्या हो गया उसका, कि हमारे वो पेजेस जिस पे क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, जिस पे ट्रैफ़िक नहीं आ रही है, उस पर ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाए। अब एक क्लाइंट आपको आगे कहता है कि यार मेरे वेबसाइट पर ट्रैफ़िक नहीं आ रही, तो आप देखोगे कि उसकी जो वेबसाइट है उसकी एसईओ किस तरह हुई है, उसने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और वो कीवर्ड्स, उसका सर्च रिज़ल्ट क्या है, सर्च रिज़ल्ट, ये सारा कुछ इंशाल्लाह भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एसईओ के अंदर 4 चीज़ें बेसिक होती हैं, अगर किसी को याद हो तो कोई मुझे बताए। 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हाँ, और सॉरी यार, नंबर 1 सर्च रिज़ल्ट हो गया, दूसरा कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर, इसको हम लोग कहते हैं सीपीसी भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था? क्लिक थ्रू रेट। और फोर्थ क्या था हमारे पास?
यहाँ पे लिखा भी हुआ है SEO डिफ़िकल्टी। अच्छा ये सारी मैं ले चुका हूँ। अच्छा ये जिसके पास जो नए स्टूडेंट्स आए ना, आप नहीं आई है ना, फिर आप क्लास फिर कुछ कर लेंगे, ज़ैपिया मैपिया कर लेंगे, क्योंकि 14-15 GB की वीडियोस हैं यार, वो मैं अपलोड नहीं कर सकता। ठीक है यार, वो करूँगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है। अच्छा ये 4 चीज़ें मेरे पास SEO में बहुत ज़रूरी होती है: सर्च रिज़ल्ट, कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक थ्रू रेट एंड SEO डिफ़िकल्टी। सर्च रिज़ल्ट मेरे पास क्या होता है, हम लोग गूगल पे जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो वो आपके सर्च इंजन में आपकी वो सर्च रिज़ल्ट पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं गूगल पे आऊँ, गूगल पे अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं किसी उसका सर्च करता हूँ, फोर्ब्स का मैं मिसाल के तौर पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे देखें आपको बता रहा है क्या, यू हैव विजिटेड दिस पेज 2 टाइम्स, और आपका लास्ट आपको विज़िट भी बता रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि 2 दफ़ा मैंने ये फोर्ब्स का कीवर्ड में सर्च कर चुका हूँ, ये सर्च रिज़ल्ट में ये कीवर्ड अंदर जा चुका है। जब भी मैं कीवर्ड पे फोर्ब्स लिखूँगा ना, तो वो मुझे एक्चुअली सर्च रिज़ल्ट बताते हैं कितने लोगों ने फोर्ब्स पर मंथ या पर डे के हिसाब से गूगल में सर्च किया है। ठीक है, तो दैट्स योर सर्च रिज़ल्ट। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एक मिनट मैं आपको इधर खोल के भी बता देता हूँ। क्या था, स्ट्रीम था ना, मैं भूल जाता हूँ। मैं ज़रा सा तेज़ जा रहा हूँ असल में, ताकि थोड़ा सा आगे आप बढ़ें। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा यही कीवर्ड में लिखता हूँ जो मैंने अभी सर्च किया। हाँ ठीक है, ऑल इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स में करते हैं। यहाँ पे देखें, अच्छा अगर इसकी मैं ये कंट्री चेंज कर दूँ ना, ये देखें यहाँ पे जो फोर्ब्स का जो कीवर्ड है ना, ये आ रहा है मेरे पास 6600। ठीक है ना, मतलब क्या कि पर मंथ के हिसाब से गूगल में 6600 लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया है। अभी ये कीवर्ड मेरे पास इसका सर्च वॉल्यूम इंतहाई कम है, मतलब क्या कि इस वक्त इसके सर्च करने वाले कम हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कोई और ऐसा कीवर्ड लिखूँगा जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपका कंटेंट क्या है। अगर मिसाल के तौर पर आप ब्लॉग बना रहे हैं ब्यूटी सलून के ऊपर, जैसा ये पीछे आपके नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, ब्यूटी सलून पे आप बना रहे हैं, तो उसमें फिर अगर आपने अपने कंटेंट में कोई ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि आपका ब्लॉग रैंक कर जाए, जब भी वो कीवर्ड कोई लिखे गूगल में ताकि आपका ब्लॉग रैंक कर जाए, तो फिर आपने कोशिश ये करनी होगी वो वर्ड्स लेने जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। ठीक है ना, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है, उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ताकि लोग जब वो कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपका कंटेंट ऊपर आएगा। एक बात, दूसरी बात क्या, जब और जो कॉस्ट पर क्लिक है, CPC जिसे हम लोग कहते हैं, वो कम हम लोग तब देखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये इधर ये जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 किस्म के कॉस्ट पर क्लिक आ रहे हैं। ये हमारे पास हाई एंड है, हमारे पास लो एंड है। लो एंड का क्या मतलब होता है, कम से कम कॉस्ट पर क्लिक, यानी कम से कम क्लिक जो करेगा उस पर कम से कम कॉस्ट आपकी क्या आएगी। ठीक है, और ये आपका हाई एंड है, $0.50, यानी कि मैक्सिमम कॉस्ट आपको क्लिक पर कॉस्ट आपको क्या ये देगा। ठीक है, जब आप ऐड लगाते हैं, फेसबुक पे ऐड लगा रहे हैं, गूगल पे ऐड लगा रहे हैं, इंस्टा पे ऐड लगा रहे हैं, लिंक्डइन पे ऐड लगा रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड लगा रहे हैं, फिर कोशिश आपने ये करनी है कि जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो,
ना ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, लेकिन उसकी कॉस्ट पर क्लिक सबसे कम हो, ताकि आपको आपका ऐड महंगा ना पड़े। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने 1000 रुपये आपने ऐड पे लगाए हैं, ठीक है, और आपको पर कॉस्ट आपको पड़ रहा है 10 रुपये, तो यानी कि आपको 1000 रुपये में आपको 100 बंदे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही 1000 रुपये आपने लगाए और आपको पर कॉस्ट पर क्लिक आपको पड़ रहा है 1 रुपये, तो आपको 1000 रुपये पे 1000 बंदा मिलेगा ना। अगर वही ऐड है और आपको एक कॉस्ट पर क्लिक आपको पड़ रहा है 0.50 का, तो फिर कितने बंदे मिले? 2000 बंदे। सिंपल मैथ्स है, स्टैट्स पे हम चलते हैं, ठीक है। तो ऐड अगर आपने लगाना हो ना, ऐड, उसमें अगर आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हो, वो आगे इंशाल्लाह सोशल मीडिया में आएगा ऐड लगाने के तरीके, वो मैं भी बताऊंगा। फ़िलहाल इतना समझ लो कि कॉस्ट पर क्लिक हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एड्स लगाने हो। और जब अगर हम लोगों ने अपने कंटेंट को रैंक करना हो ना, ब्लॉग्स में, कंटेंट के अंदर, टाइटल के अंदर हम लोगों ने कीवर्ड्स यूज़ करने हो, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसका मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि इसका मंथली सर्च वॉल्यूम हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सर्च रिज़ल्ट और कॉस्ट पर क्लिक। क्लिक थ्रू रेट क्या चीज़ है हमारे पास? अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट हमारे पास आता है, अगर मैं यहाँ पे अपनी बिज़नेस सबर हो गई खजता हूँ, अच्छा, कंटेंट अगर मैं इसमें निकाल लूँ ना, कोई वीडियोस मेरे पास नहीं आ रही। कोई इमेज से जब मैं आपको बताता हूँ, इम्प्रेशन इसमें ये, आई थिंक ये तस्वीर सही रहेगी, इसमें आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप लोग अगर देखें ना, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? थ्रू रेट एक होता है CPC, एक होता है क्लिक थ्रू रेट। यानी कि वीडियो है ना, वीडियो जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था, वीडियो होती है, ठीक है ना। वीडियो के अंदर तीन किस्म के हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, 3 सेकेंड, 15 सेकेंड और 1 मिनट, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग अमूमन ये देखते हैं कि मेरी ये वीडियो या मेरा कंटेंट जो है ये 3 सेकंड तक कितने लोगों ने देखा है, फिर 15 सेकंड तक कितने लोगों ने देखा, और फिर 1 मिनट तक कितने लोगों ने देखा है। अगर 1 मिनट तक लोगों ने ज़्यादा देखा है ना, तो मतलब ये कि मेरा कंटेंट का व्यू रेट बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। और फिर उसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे क्लिक थ्रू रेट उतना सस्ता पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने अगर देखा हो। अगर क्लिक थ्रू रेट मुझे महंगा पड़ रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पर मेरी वीडियो है, मेरी एक वीडियो है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, उस पर क्लिक थ्रू रेट 3 मिनट की वीडियो है, उसका क्लिक थ्रू रेट मुझे पर मिनट मुझे पड़ रहा है मिसाल के तौर पर 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये, बहुत ज़्यादा उसका हाई रेट है, ठीक है ना। फिर मुझे वो क्लिक थ्रू रेट महंगा पड़ रहा है, मतलब क्या कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल भी मेरी वीडियो। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहली बात ये है कि अपनी टाइटल और अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग में अपना कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ताकि लोग लास्ट तक देखें, एक बात। और वीडियो के अंदर भी आपको इस तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना होगा ताकि लोग लास्ट तक आपकी वीडियो देखें। मिनिमम एवरेज व्यू रेट हो वो 1 मिनट 26 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड,
ये एवरेज व्यू रेट जो होता है ना, ये सबसे ज़बरदस्त एवरेज व्यू रेट होता है। जिसका ये एवरेज व्यू रेट हो तो समझ जाओ कि इस बंदे की वीडियोस जो हैं वो लोग देख रहे हैं। जिसका लोग 3 सेकंड में, 15 सेकंड में या आधे मिनट में लोग छोड़ के जा रहे हैं वीडियो, तो उसकी वीडियो इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है या उसका ब्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हमें CTR रेट भी देखना पड़ता है। अब ब्लॉग में हम किस तरह देखेंगे CTR रेट? उसमें तो लिखाई होती है सारी, उसके अंदर भी हमें CTR रेट पता चलता है जब हम एड्स लगाते हैं। जब आप एड्स लगाओगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा, या जब आप का ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो तो उधर भी स्टैट्स के अंदर भी आपको नज़र आ जाता है कि यहाँ पे आपका ब्लॉग लोग कितना देख रहे हैं, सारा देख रहे हैं, आधा देख रहे हैं, 25% पे लोग देख के छोड़ रहे हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग है, कितने लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और लास्ट तक लोग कितना देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आप सबको? ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 चीज़ों को इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऊपर क्लिक्स है और नीचे यहाँ पे इम्प्रेशन है। नंबर ऑफ़ पीपल हु सॉ द ऐड एंड नंबर ऑफ़ क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐड आई आपके पास, स्पॉन्सर ऐड है आपके पास ऐड आई, तो वो आपका इम्प्रेशन पड़ गया, लोगों ने ऐड देख ली। लेकिन फिर ऐड देखने के बाद कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, डेट्स योर क्लिक थ्रू रेट। असल चीज़ वो होती है, एक तो ऐड आप देख रहे हो ना, आप स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक, स्पॉन्सर ऐड आ गई, ठीक है, वो आ गई, वहाँ पे व्यू काउंट हो गया कि इतने लोगों ने देखी है। वो हमें नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ऐड अगर मैं लगाऊं, मैं अगर एक ऐड लगाऊं, ठीक है, और उस पे इम्प्रेशन आया हुआ है 2 लाख, मैं आपको अपना बता भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको अपना ऐड लगाया हुआ इंशाल्लाह बताऊंगा, जो मैंने एड्स लगाए हैं। मेरा एक ऐड है, उस पर तकरीबन कोई 2 लाख रीच भी है, 3 लाख रीच भी है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा भी। अगर वही, लेकिन अगर उस पर CTR रेट कम है तो वो ऐड मेरा नाकाम है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐड अब सामने आ गई है ना मेरे, ठीक है, वो व्यू मेरा काउंट हो गया, रीच भी मेरी काउंट हो गई, वो ऐड आप तक पहुंच गया। लेकिन वो ऐड मैं तब देखूंगा कि जब आप उस पर क्लिक करोगे और उस ऐड को आप दबाओगे और अंदर जाओगे। ये क्लिक थ्रू रेट, ये जो क्लिक थ्रू रेट है वहाँ पे काम आता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट वहाँ पे क्या है। समझ आ गई आप सबको? मैं इंशाल्लाह आपको अपने इंशाल्लाह एड्स की स्क्रीनशॉट, जब अपनी लगाई हुई ऐड की स्क्रीन, मैं अपनी इसलिए बताता हूँ ताकि मुझे किसी और की बताने की ज़रूरत ना पड़े, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा। ठीक है, मैंने एक ऐड लगाई थी, उस पर तकरीबन मुझे 1500 रुपये में मुझे 1 लाख नहीं 70,000 की रीच आई थी, और मैंने लाइक्स पे लगाया था, लाइक्स पे, और मुझे 1000 रुपये में मुझे 2000 लाइक्स आए थे। तो मुझे 1 लाइक कितने का पड़ गया? मुझे 0.50 का गालिबन। तो वो ऐड मेरी कामयाब थी। लेकिन बाज़ एड्स मेरी इस तरह भी लगी हैं जिस पर मेरी 1.5 लाख की रीच आई है, लेकिन मुझे जो क्लिक थ्रू रेट था वो मेरा कम आया है, तो वो ऐड मेरी नाकाम हो गई। क्यों? अब आप लोग एज अ मार्केटर होकर सोचोगे कि आपको एंड चीज़ आपको क्या चाहिए? सेल्स कन्वर्जन, सेल्स चाहिए आपको रीच नहीं चाहिए। ठीक है, आपको रीच नहीं चाहिए। मैं सिर्फ CTR आपको समझा रहा हूँ इस टाइम। आपको क्लिक थ्रू रेट चाहिए ताकि मेरी ऐड लोगों तक जाए और उन लोगों तक जाए जिनको मेरी ऐड की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर वो ऐड सिर्फ जाए, वो देखे नहीं मेरी ऐड को, बाकायदा क्लिक भी करें, क्लिक थ्रू करके अंदर चेक करें कि मेरी वो पूरी ऐड देखें वो लोग। उससे मुझे क्लिक थ्रू रेट जब मैं देखता हूँ ना, तो जब मैं उधर देखूँगा वहाँ पे कि मुझे पर क्लिक कितना पड़ा है थ्रू रेट, सस्ता पड़ा है या महंगा पड़ा है। अगर सस्ता पड़ा हो तो मेरी ऐड सही है, अगर महंगा पड़ा हो तो मेरी ऐड नाकाम है। अब समझ आ गई आप सबको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जहन खोला हो। इसका कुछ सवाल हो? CPC और CTR में क्या चीज़ फ़र्क है? एक होता है क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है ना, तकरीबन ये दोनों सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इसका? CPC अमूमन हम लोग ये जो आपका क्या कहते हैं उसे, ये जब आपके सामने ऐड आती है ना, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो आपकी काउंट हो जाती है CPC, ठीक है। और CTR क्या होता है? आपका इम्प्रेशन पर क्लिक्स का वो होता है, काउंट होता है। जब आपने क्लिक किया और लास्ट तक आपने देखी तो क्लिक थ्रू रेट, और फिर उसके ज़रिए से आपने कोई एक्शन किया, मतलब
आपने अगर व्हाट्सएप का बटन लगाया तो उसने वीडियो देखी, फिर आपके व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया, या आपने सेंड मैसेज का बटन लगाया है और उसने उस पर क्लिक किया, या फिर आपने लीड्स का बटन लगाया है, ठीक है ना, या फिर मिसाल के तौर पर आपने लाइक का बटन लगाया हुआ, कोई भी एक्शन बटन आपने लगाया हुआ है ना और उसने उस पर क्लिक किया, तो डेट विल कॉस्ट यू क्लिक थ्रू रेट। तो ये दोनों का डिफरेंट है जी। सर ये क्लिक्स और इम्प्रेशन का मल्टीप्लाई बाय 100 का इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका यही कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर अभी मिसाल के तौर पर 100 बंदों ने मेरी वो देखी है ना, क्या कहते हैं इसे, ये ऐड देखा है और क्लिक्स मुझे आई हैं 50, ठीक है ना, तो इन दोनों को डिवाइड मैं कर दूंगा, 100 को मैं 50 पे डिवाइड कर दूंगा और फिर ज़रब 100 कर दूंगा। उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी क्लिक थ्रू रेट का एवरेज क्या है। लेकिन ये अमूमन हमें इसकी ज़रूरत नहीं बटी मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, यह हमें सब कुछ तैयार भी मिल जाता है इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह मैं एड्स में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप लोग इतना समझें कि क्लिक थ्रू रेट और कॉस्ट पर क्लिक में फ़र्क क्या है। दोबारा बताता हूँ, कॉस्ट पर क्लिक और क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट जो होता है, इट डिफाइंस योर कंटेंट, हाउ द इंटरेस्टिंग योर कंटेंट इज़, कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया और कितने लोग लास्ट तक गए हैं। और CPC ये होता है कि कितने लोगों ने आपके कंटेंट पे क्लिक किया, दैट्स इट, ठीक है, समझ आ गई। उसके लिए बुनियादी चीज़ ये होती है, सर एक मिनट, अच्छा, उसके लिए बुनियादी चीज़ ये होती है कि आपको अपनी SEO बेहतर करनी पड़ेगी, क्लिक थ्रू रेट के लिए भी और CPC के लिए भी। इसलिए मैं आपको बोलता होता हूँ अक्सर कि सर्च रिज़ल्ट लो एंड और हाई एंड, इस पे तवज्जो दें आप लोग, और कीवर्ड्स फाइंड करना सीखें। जैसे अभी बाज़ बच्चों को मैं देख रहा था, वो कीवर्ड्स फाइंड कर रहे थे, स्वात, मलम जबा, फीलिंग्स, हैप्पी, इस तरह ये कीवर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं जो अमूमन लोग सर्च करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। सबसे पहला तरीका हमें गूगल बताता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना मार्केटिंग, तो यहाँ पे देखें मेरे पास मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स आ रहे हैं, न्यूज़, मिक्स, डाइव, वीक, डेफिनेशन इन बिज़नेस, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, डेफिनेशन, मैनेजमेंट, ये जो 60 एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, ये भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास। ये भी एक तरीका कार है कि कीवर्ड्स फाइंड करने का। दूसरा तरीका कार ये होता है कि आप अगर आपने कोई टाइटल सर्च आउट करना है ना, ठीक है, तो आप लोग उस अपने ब्लॉग के मुतालिक मुख्तलिफ़ लोगों के ब्लॉग्स देखें कि उन्होंने क्या दिया हुआ है टाइटल। या अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है ना, अगर आपकी वीडियो है मार्केटिंग के ऊपर, या मिसाल के तौर पर आपकी वीडियो है कार के ऊपर, बेस्ट कार्स इन पेशावर्स, ठीक है ना, या कार्स इन पेशावर, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कार्स इन पेशावर। अभी मैं आपको करके बताता हूँ, लाइव बता देता हूँ ताकि आपका जहन में बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना मिसाल के तौर पर कार्स इन, अभी मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई है पेशावर में जितनी बड़ी अच्छी कार्स हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ यार, यहाँ पे ये तो खैर ऐड है, इसको नहीं लेते। यहाँ पे देखें इसके ऊपर व्यूज़ कितने हैं, 765 व्यूज़ है ना, तो इसका टाइटल हम नहीं लेंगे। अब इसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा हैं, 12,000 हैं। अब यहाँ पे देखें इसने अभी क्या दिया हुआ है, पेशावर यूज्ड कार मार्केट, फिर इसने ये यहाँ पे स्लैश का निशान लगाया हुआ है, फिर आगे लिखा कार प्राइसेस इन पेशावर। इधर से भी मैं एक वर्ड्स उठा सकता हूँ, इधर से मैं पूरा टाइटल भी उठा सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। इस तरह मैं मज़ीद नीचे आता हूँ, मैं देखता हूँ यार किसका, अब ये देखें इसका बच्चा है, इस पर आप देखें 3,000 व्यूज़ हैं, तो इसका भी टाइटल में उठा सकूँ। ये देखिए कार संडे मार्केट पेशावर, यहाँ पे देखिए कार इतवार बाज़ार पेशावर। ये मेरे पास वीडियोस के लिए टाइटल उठाने का तरीका है। अब ब्लॉग का क्या तरीक़ाकार होगा। अभी किसी बच्चे ने कोई ब्लॉग बनाया, किसी ने कोई ब्लॉग बनाया, ब्लॉग आपने बनाया क्या, फिटनेस पे, हाँ, फिटनेस टू यू स्टूडियो, अच्छा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा, फिटनेस स्टूडियो। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ ब्लॉग फिटनेस
स्टूडियो के ऊपर किस किस ने लिखी हैं। अच्छा ये देखें, अच्छा एक मिनट, ये नहीं, ये आप देख सकते हैं, जिम्स एंड फिटनेस क्लब इन पेशावर पाकिस्तान। या अगर मैं इसको और भी मज़ीद स्पेसिफाइड कर दूँ ना, तो ये मुझे ज़रा सा मज़ीद भी मुझे बना के बता के रही जी। अच्छा ये आपका अपना है। अच्छा एक मिनट सब, अगर मैं ऐसे में ब्लॉग्स निकालना चाह रहा हूँ, ये आप देखें, एक मिनट। अच्छा ये अभी निकालते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ब्लॉग आ गया, ठीक है ना, ये नहीं है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 101 हाउ मच वेट शुड आई बी लिफ्टिंग। ये टाइटल इस तरह होने चाहिए आपके, जो लोगों को अटेंशन सीख करें, जो लोगों को ग्रैब करें, और जो लोगों को हमारे पास सर्च करने में गूगल में आसानी हो। अब इसके अंदर हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं, ये फर्स्ट 2 वर्ड्स हमारे पास कीवर्ड हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर मिसाल के तौर पर हाउ मच वेट शुड आई बी लिफ्टिंग, ये भी एक कीवर्ड है। या फिर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं लिफ्टिंग वेट, ये भी कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरह आपका जिस किस्म का भी ब्लॉग आप लिख रहे हैं, तो उस किस्म के और ब्लॉग्स आप लोग देखें कि उन लोगों ने क्या टाइटल दिए हुए हैं, फिर उन टाइटल से कीवर्ड्स निकालें और उनका सर्च वॉल्यूम देखें। अगर उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो उसको अपने टाइटल में इस्तेमाल करें, अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो उसको अपने टाइटल में इस्तेमाल मत करें। इसी तरह कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा था ना, दीज आर और सर्च इंजन, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, फेसबुक सर्च इंजन है, टिकटॉक सर्च इंजन है। आपको जब भी देखना हो ना कि मेरा कीवर्ड इस टाइम और कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी क्या पीक है, तो आप लोग उसी सर्च इंजन पे वो कीवर्ड लिख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड की क्या डिमांड है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ, इस पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसका लिखता हूँ फिटनेस स्टूडियो, ऐसा ना हो कि आपका आ जाए यार वो फिटनेस स्टूडियोज़, ठीक है। इधर अगर आप लोग गौर से देखें ना, तो ये देखें, ये क्या है, पर्सनल ट्रेनर फिटनेस स्टूडियो डिज़ाइन विद मूव स्ट्रॉन्ग, बुटीक फिटनेस स्टूडियो। तो दीज आर द कीवर्ड्स। यहाँ पे आप उसके व्यूज़ भी देख सकते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, ठीक है। जितने कम व्यूज़ होंगे उतना कम सर्च। आप ये देखें, मॉडर्न जिम डिज़ाइन फिटनेस स्टूडियो क्रिएटेड विद। इसका एक और फ़ायदा भी होता है, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे ना, क्योंकि ब्लॉग बनाने में, कंटेंट बनाने में सबसे अहम चीज़ आइडियाज़ होती है, आइडियाज़ इंसान को नहीं आते, तो आप लोग यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। यहाँ से लें आइडिया और उसको कुछ अपनी थोड़ी बहुत इनोवेशन डाल के उसमें कुछ नया बना लें, या अगर सेम टू सेम भी कॉपी करें तो इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि वो कंटेंट अपने रीजन के लिए बना रहा है और आप कंटेंट अपने रीजन के लिए बना रहे हैं। रीजन का बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आइडियाज़ भी ले सकते हैं, यहाँ से आप लोग कीवर्ड भी ले सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कंटेंट जब भी बनाएं, चाहे वो ब्लॉग हो या वीडियो हो, फ़िलहाल तो ब्लॉग पे आप लोग काम करें, ठीक है, कि आप लोगों के कीवर्ड सर्चिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाए, ठीक है, कीवर्ड आप लोगों के और मजबूत हो जाएं। अभी मैं देख रहा था लोगों, आप लोगों को टाइटल नहीं लिखना आता, ब्लॉग तो बनाना आ गया ना आपको, वो तो चैट जीपीटी से आप लोग बना लेते हैं, और कीवर्ड सर्च करना भी आप सबको माशाल्लाह आ गया है, लेकिन टाइटल नहीं लिखना आ रहा आप लोगों को। टाइटल के लिए आपने ये तरीका करना है, ठीक है। आप लोगों ने उस जो ब्लॉग आप बना रहे हैं, जिसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, उसके नियर आप लोगों ने ब्लॉग सर्च करने और उनका टाइटल आपने उठाना, फिर उसमें से कीवर्ड्स उठा के चेक कर दें इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, फिर उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक टाइटल बनाना है, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? कोई सवाल हो किसी का पूछे? चैट जीपीटी भी अच्छा है, लेकिन चैट जीपीटी में आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि ये जो टाइटल है तो इसमें जो इसने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए या कोई वर्ड्स हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम क्या है।
उधर फिर आप फंस जाएंगी। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से हम टाइटल को फाइंड करें, इसके बाद हम टाइटल को उन्हीं टूल्स वहाँ पे सर्च कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया आपका। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। चैट जो जीपीटी है उसमें आप लिख लेना टॉप, या मिसाल तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ किस वक्त तक भी है, जी। किस वक्त तक भी ये तो बस जब तक वो चाहे कंपनी, लेकिन खैर इस पे इतना आप लोग वो मत करना ना, रिलाई ज़्यादा मत करें, कोशिश करें खुद से बनाएं। हाँ, चैट जीपीटी चैट जीपीटी का फ़िलहाल अल्टरनेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका पेड है अलबत्ता, लेकिन इस पे आप लोग इतना वो मत करें, ज़्यादा इस पे एतमाद मत करें ना। चैट जीपीटी पे खुद से सर्च करें, ज़्यादा बेहतर। अभी मिसाल के तौर पर मैं इसको लिखता हूँ, अच्छा, इनलिस्ट मी 5 कीवर्ड्स फॉर अ ब्लॉग नेम, या नहीं फॉर ना, या फॉर भी नहीं, अबाउट फिटनेस। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ ये मुझे क्या कहता है। ये एक्सरसाइज, दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन। आप मज़ीद भी इसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, वेट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेलनेस। अब यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर दिए ना, फिर इनको मैं चेक करूँगा कीवर्ड्स पे, सर्च वॉल्यूम देख लूँगा, सीपीसी देख लूँगा, ये अच्छा है, फिर इन्हीं कीवर्ड से मैं एक अच्छा सा टाइटल बना दूँगा, तो वो मेरे लिए क्या, ब्लॉग के लिए काम आ जाएगा, तो मेरा ब्लॉग के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये हो नहीं सकता कि आप लोग ब्लॉग बनाएं और आपका ब्लॉग रैंक ना करें, लेकिन टाइम लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाएं और अपलोड करते जाएं। लेकिन ये ब्लॉग्स तो मैं इसलिए बनवा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी कीवर्ड की आप लोगों की सर्च हो जाए, लेकिन ये सिर्फ ब्लॉग के लिए नहीं है। अच्छा, कीवर्ड सर्च हर जगह यूज़ होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आएगी, जहाँ पे राइटिंग का काम होगा ना, जो ऑफ पेज एसईओ होती है वो आप आगे आएगी, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग टैग्स लिखते हैं, टाइटल्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, और फिर चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो ना, उसके लिए कीवर्ड सर्चेस लाजमी होती है। जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा हम उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। इवन कि आप भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दराज के लिए भी, अच्छा, उसके लिए तो मस्ट होता है। विनिंग कीवर्ड्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे? विनिंग कीवर्ड्स आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे, पहले तो आप उसका सर्च रिज़ल्ट देख लेंगे, ठीक है। सर्च रिज़ल्ट देगा, मिसाल के तौर पर यहाँ से आप ले लेते हैं। चलो मैं आपका अभी आपका एक सवाल हल भी करता हूँ इसी वक्त। मिसाल के तौर पर ये एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इधर में आ गया, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ओके, और इंडस्ट्री में आ गए हम लोग। इंडस्ट्री में सेलेक्ट कर दूंगा हेल्थ, है ना ये ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे सर्च आउट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, मुख्तलिफ मुझे कीवर्ड्स बता रहा है, ठीक है ना, डाइट फॉर वेट लॉस, डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, या मिसाल ये हमारा कीवर्ड ये था, इसका बता रहा है 14,800, लो एंड बता रहा है 0.8, हाई एंड बता रहा है ये 1.60, तो ये बिल्कुल भी अच्छा कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है और इसका लो एंड और हाई एंड भी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये हमें उस टाइप का रिज़ल्ट हमें नहीं देगा। अब फिर मैंने क्या करना होगा, ये फिर विनिंग नहीं हुआ ना सबसे, नहीं, अभी ये भी फर्स्ट प्रोसेस है। यहाँ से इसे हम लोग इसका सर्च रिज़ल्ट चेक करेंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से लेते हैं एक और, मिसाल के तौर पर ये ज़रा अच्छा है, ये डाइट फॉर वेट लॉस, इसका मेरे पास है 27,000, लेकिन ये भी मज़े का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस करते हैं। अच्छा, ओ सॉरी, विनिंग कीवर्ड्स में आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप आ जाए ना तो थोड़ा सा मज़ीद इसको थोड़ा सा करते हैं, 22,000, ये अब ज़रा सा गुजारा कर रहा है। ऑनलाइन अर्निंग, तो फिर मुझे इंडस्ट्री भी चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। चलो, और 9 अर्निंग्स,
ठीक है। और इंडस्ट्री इसकी ले लेते हैं हम लोग, करियर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, अब इसका तो ज़ाहिरी बात, इसका तो बहुत ही अच्छा होगा ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है इसकी 2,10,000 और लो एंड हमारे पास 0.3 आ रहा है, ठीक है ना, 0.3 आ रहा है। इसका 0.18 हाई एंड आ रहा है, ये भी अच्छा है। जॉब्स का अच्छा है, ऑनलाइन अर्निंग्स का अच्छा है। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर ये मैं उठा लूँ अर्न मनी ऑनलाइन, इसको मैंने किया कॉपी और इसको मैं चेक करूँगा कहाँ पे, गूगल पे चेक करूँगा मैं इसको। फिर यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर किस किस ने क्या क्या काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे इधर, तो जब मुझे यहाँ पे नज़र आएगा ना कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कीवर्ड्स है ना, ये इधर यहाँ पे पंचिंग होती है, देखो इधर ये जो फर्स्ट 3 लाइंस होती है ना, इधर आपको नज़र आ रहा है। इस जगह पे अगर आपका कीवर्ड पंच है इस जगह पर, तो दैट्स योर विनिंग कीवर्ड। गूगल के फ्रंट पेज पे टाइटल में नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये फर्स्ट 3 लाइंस, क्योंकि यही अमूमन लोग देखते हैं ना, इस जगह में जितना ज़्यादा आपका कीवर्ड पंच हो तो ये आपका विनिंग कीवर्ड है। इस कीवर्ड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो अर्न मनी ऑनलाइन से ज़्यादा हमारे पास इधर भी है, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे सिर्फ मेक मनी है। इस तरह का मैं मज़ीद नीचे जाऊँ ना, यहाँ पे देखें अर्न मनी हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग चेक करते होते हैं कि फ़र्स्ट 3 लाइंस में गूगल में हमारे पास कहाँ पे इसका बेहतरीन किस्म का रिस्पांस आ रहा है। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास यूट्यूब की वीडियो है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इस कीवर्ड का हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अमूमन अगर आप लोग देखें ना, तो 12,000 व्यूज़, 11,000 व्यूज़, 22,000 व्यूज़, ये ज़रा अच्छा है। 3,80,000, 3.3 मिलियन, लेकिन इसमें अर्न मनी ऑनलाइन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, इधर भी नहीं है। तो यूट्यूब के लिए ये कीवर्ड सेट यूट्यूब के लिए ये कीवर्ड कहीं पे भी सेट नहीं है। तो ये कीवर्ड मैं यूट्यूब में इस्तेमाल फिर नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये मनी हटा दूँ ना और इसको मैं अर्न ऑनलाइन कर दूँ, अब आप चेक करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें 2,14,000 व्यूज़, यहाँ पे क्या है 45,000, और यहाँ पे लोगों ने टाइटल में भी अर्न मनी का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। समझ आ गई आप सबको? ये देखें, इधर भी देखें, अर्न मनी का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है जी। इसमें CTR और CPC कितने, तो ये इसी कीवर्ड, इसी का चेक कर लेते हैं ना, चेक पे होगा ना। इसका अर्न मनी इस टोटल का तो 2,10,000 था सर्च वॉल्यूम, और इसका लो एंड था 0.3 और हाई एंड था $0.18। तो काफ़ी हमें सस्ता पड़ रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक और भी बात है ना, अगर आप इस पे वीडियो बनाओगे ना, इसको इस्तेमाल करोगे, चूँकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट शुरू में यहाँ पड़ा होगा, इधर नहीं आएगा। इस वजह से फिर हम लोग क्या करते होते हैं, इस वजह से हम लोग वो सर्च वॉल्यूम लेते हैं जो ज़्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो सर्च वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा भी ना हो, मीडियम हो, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो रैंक तो करे ना। फिर अभी अगर मैं अर्न मनी ऑनलाइन पे ब्लॉग बना दूं, तो अर्न मनी ऑनलाइन पे तो बहुत सारे और लोगों ने भी ब्लॉग बनाया हुआ है ना, ठीक है ना, तो उनका ब्लॉग टॉप पे होगा और मेरा सबसे लास्ट में होगा, तो उसके रैंक करने के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो फिर हम इस तरह करते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम कम हो, अगर CPC थोड़ा महंगा भी है तो इट डज़ंट मैटर, लेकिन मेरा कंटेंट या मेरा ब्लॉग रैंक कर जाए।
लेकिन इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हो, मैंने आपको कल बताया भी था कि 5-6 कीवर्ड्स आपने ले लिए, तो 2 कीवर्ड्स वो लोगे जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, और बाकी 3 कीवर्ड्स इस तरह लोगे जिसका सर्च वॉल्यूम हमारे पास थोड़ा कम हो, नॉर्मल हो, ठीक है ना, 70,000, 60,000, 40,000 इसमें हो, और जिसकी CPC थोड़ी महंगी भी हो तो खैर है, तब चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इस तरह टाइटल के अंदर भी आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। जिस तरह आज आप लोगों ने कुछ ने ब्लॉग्स बनाए हैं ना, लिखे हैं आप सब ने ब्लॉग्स, तो टाइटल के अंदर भी ब्लॉग्स इस्तेमाल करना आप लोग शुरू कर दें। और टाइटल के अंदर जब भी ब्लॉग्स बनाएं, आप क्या जो भी ब्लॉग बना रहे हैं उसके मुताबिक और ब्लॉग्स देख लें कि उन लोगों ने क्या टाइटल दिया हुआ है, उस तरह का टाइटल ले लें या उनके कीवर्ड्स आप लोग उठा लें और उसका सर्च वॉल्यूम और CPC आप लोग चेक कर लें, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? तो सवाल हो किसी का पूछे, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी इसके बारे में, एडवांटेजेस ऑफ SEO के बारे में, ठीक है। इसके बारे में कुछ मालूमात है? कल आप लोग नहीं आए थे ना, कुछ बाज आए थे, तो एडवांटेजेस जो इसके फ़ायदे जो होते हैं SEO के, वो क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि इसमें ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। ब्रांड अवेयरनेस क्या चीज़ है? ब्रांड अवेयरनेस ये होती है कि मेरे ब्रांड के बारे, मेरा ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, रीच इसकी ज़्यादा हो, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक SEO करते हैं ना अपने ब्लॉग की, अपने कंटेंट की या अपने प्रोडक्ट की किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सर्च इंजन में मेरा कीवर्ड जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्रांड से अवेयर होते हैं, रीच बढ़ जाती है मेरे ब्रांड की, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, इंक्रीज साइट यूसेबिलिटी, यानी कि मेरी साइट सर्च इंजन पे नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने बताई कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, इसकी कॉस्ट कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक SEO में हम लोग चूँकि हमारा अपना काम ज़्यादा होता है, हम लोग मैनुअली लगे होते हैं, नेचुरली लगे होते हैं, तो उसके अंदर हमें SEO पे इतनी हमारा पैसा उस पर ख़र्च नहीं होता। तो जो चौथी चीज़ है हमारे पास ROI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन के आपको हकूक़ मिल जाते हैं। आपका ब्लॉग कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपका कंटेंट कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो। और आखिरी चीज़ होती है इंक्रीज ट्रैफिक। आपके ब्लॉग पर, आपके कंटेंट पर, आपके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आती है ऑर्गेनिक SEO से। अच्छा, और डिसएडवांटेजेस ऑफ SEO हमारे पास क्या थी? गेटिंग नोटिस बाय मोर देन वन टारगेट ऑडियंस। इसके बारे में किसको क्या पता, कोई बताएगा? गेटिंग नोटिस बाय मोर देन योर टारगेट ऑडियंस। हाँ हाँ, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज आपने एक ही बताई थी कि ये वहाँ से दिमाग लड़ाने वाली काम है। नहीं टारगेटेड लोग होते हैं, हाँ, इररिलेवेंट लोगों तक पहुँचती है ये चीज़ आपने क्या बोला? हाँ, आपने क्या बोला? एक लोग आप तक ज़्यादा वायरल हो जाए, हाँ, और सर ओवर व्यू जो हो जाते हैं, ओवर वायरल हो जाते हैं, हाँ, इस बस सारा आप लोगों ने बोल दिया, ठीक है ना। हाँ, सेलर, मैंने एग्जांपल ज़रा सेलर दराज का भी दिया था। चलो अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। पता है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ। गेटिंग नोटिस बाय मोर देन योर टारगेट ऑडियंस। ऐसे का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है हमें कि हमारे पास वो ऑडियंस आ जाती है जिसको हम नहीं चाहते। यानी कि अगर आपने हेल्थ का कीवर्ड यूज़ किया है ना, और आप हेल्थ में, मिसाल के तौर पर अगर आप हेल्थ में आप फोकस कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, तो आपके पास उसके बरक्स जो चीज़ें हेल्थ में होंगी ना, अपोजिट जो होंगी, वो भी आपके उसमें आ जाएंगे, आपकी सर्च ऑडियंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने आपको हल भी बताया था। उसका हल मैंने क्या बताया था? इसका मैंने एक हल बताया था आपको। हाँ,
डिस्क्रिप्शन चेंज होगा और टाइटल में जो सफा सेम ना हो। हाँ, एक ये मैंने हल बताया, एक और मैंने हल ये बताया था। एक तो ये हल हो गया कि आप लोगों ने अपनी फिर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा अलग लिखना है। एक दूसरा हल मैंने ये बताया था आप लोगों को कि आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई देखनी है। अगर याद हो आप लोगों को, देखें इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे डिमांड हो वहाँ पे सप्लाई करो। अभी पेशावर में मिसाल के तौर पर एक चीज़ का सर्च रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया भी था आप लोग इसमें सिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक और था, उसका नाम था गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आप लोग सर्च कर लें। अच्छा ठीक है, गूगल ट्रेंड्स में ये होता है ना कि आप उसमें शहर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मुल्क भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ शहर नहीं, आप पूरा सूबा में देखूँ तो पूरा सूबे में भी आप देख सकते हैं मेरा ये कीवर्ड जो है इसकी क्या रैंकिंग है। ठीक है, आप देखोगे कि मेरा कीवर्ड किस शहर में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉपुलर है तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पास और भी लोग आ जाएं। ठीक है, इधर उधर के भी लोग आ जाएं। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा कीवर्ड कहाँ पे पॉपुलर नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरे कीवर्ड की या मेरे इस काम की डिमांड है। सप्लाई नहीं है लेकिन डिमांड है। ठीक है ना, तो जहाँ पे जिधर डिमांड ना हो वहाँ पे सप्लाई आपने फिर देनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस या ट्रैफिक मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, उसके लिए मैंने आपको एक टूल बताया था। उसका नाम था गूगल ट्रेंड्स। यहाँ पे इसमें अकाउंट्स भी अपने लिए बना लें और इसको आप लोग इस्तेमाल भी शुरू करें। सब कुछ यही है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम, CPC, CTR सब यही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक इजाफी चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल। ठीक है ना, बस ऐसे ही सर्च करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम लोग अपने लिए रीजन्स भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर मैं इसमें सिटीज़ कर दूँ ना तो ये सिटीज़ भी मेरे पास आ सकती हैं। अब ये मुझे 5 पेजेस हैं और ये 30 सिटीज़ बता रहा है। अगर आप चाहते हो कि यार ये सब का सब मैं डाउनलोड कर दूं अपने पास, तो CSV फाइल में अपने लिए, एक्सेल फाइल में अपने पास ये डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी सिटी में या कौन से सूबे में मेरा कीवर्ड कितना उसका सर्च रिज़ल्ट है। ठीक है, एक ये उसका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया हमारे पास। एक और चीज़ मैंने ओवर सक्सेस कहते हैं वायरलिटी भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं भी होती, क्योंकि एक चीज़ जब वायरल हो जाए ना फिर उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है ना, बार बार उस जैसी इंगेजमेंट लाना। और वायरल, हर एक कंटेंट वायरल नहीं होता। एक बार उस दिन एक बंदे ने सवाल किया था कि बास कंटेंट और उस पर कोई SEO नहीं होती, कोई किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती, कोई कीवर्ड नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वायरल हो जाता है। उसका क्या तरीक़ेकार होता है? उसका ये तरीक़ेकार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, वो उसको शेयर करता है। मैंने मिसाल ली थी एक वीडियो की, वो एक वीडियो आई थी लड़की की पार्टी हो रही है, तो एक्चुअली वो एक यूट्यूबर था इंडियन। उस टाइम उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, अब उसके 22-25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है ना, उसने वो वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर की, तो उसके शेयर करने से वो वीडियो वहाँ पे वायरल हो गई। तो जो वीडियो वायरल होती है ना, एक्चुअली उसके पीछे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। एक ये तरीका होता है। फिर एक और तरीका होता है, उसको हम लोग कहते हैं SEO का तरीका। टिकटॉक पे अमूमन ये होता है ना कि शुरू में जब आप कंटेंट अपलोड करें ना तो वायरल नहीं होता। 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 1200 व्यूज़ आते हैं, मैक्सिमम हो जाए 3000 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जब आप कांस्टेंट कंटेंट अपलोड करते जाएं और बेहतरीन SEO करते जाएं, ये लाजमी नहीं कि आपकी वीडियो फॉर यू पेज पे जाएगी। जैसे ही फॉर यू पेज पे गई आपकी वीडियो, वहाँ पे आपकी वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, अच्छा ऑफ पेज ऑन पेज वो अभी नेक्स्ट वीक है, उसमें अभी मत जाओ, वो एक अलग टॉपिक है पूरा। ठीक है ना, फ़िलहाल SEO को ले लेते हैं। ठीक है ना, वो अगले हफ्ते उसमें मैंने पूरा समझाना है। ठीक है ना, फ़िलहाल SEO और कीवर्ड्स रिसर्च पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कोई भी हो ना, आप ब्लॉग्स बना रहे हो, आपने पूरा महीना ब्लॉग्स बनाए, तो ये लाजमी है कि आपका कोई ना कोई एक ब्लॉग
किसी कीवर्ड की वजह से आपका वो ब्लॉग वायरल होगा, लेकिन वायरल अच्छा भी होता और अच्छा नहीं भी होता। अच्छा इसलिए नहीं होता कि उस वायरलिटी को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो स्लो ग्रोथ हो लेकिन डेली हो, डेली बेसिस पे हो, ठीक है। ये यूट्यूबर्स हैं, ये तो वायरल होने को लग गए थे, कहते हैं कि हमारे किस्मत पे डालो। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप, एक वीडियो वायरल हो जाए तो उसके साथ साथ सारा चैनल वायरल हो जाता है और सारी वीडियोस जो है वो चली लेकिन वो उसका वायरल होता है जिसकी, जो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उस किसकी मिसाल दूँ मैं आपको, इरफान का नाम मैं आपको नाम देता हूँ, इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो को आप लोग पहचानते हैं? अच्छा नहीं, मिस्टर बीस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ वो भी ले सकते हैं आप, मिस्टर बीस्ट भी ले सकते हैं। मिस्टर बीस्ट एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इसका तकरीबन करीब 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तकरीबन। अच्छा उसकी पहली वीडियो कब वायरल हुई थी पता है आप लोगों को? नहीं, पहली वीडियो कब वायरल हुई थी उसकी? अच्छा कितनी वीडियोस अपलोड की थी उसने तो उसकी वीडियो वायरल हुई थी? 10,000 वीडियोस उसने अपलोड की थी पहली तकरीबन, गालिबन मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है ना। अच्छा वो छोड़ो, इधर आते हैं। ये एक बंदा है, इसका नाम है इरफान जुनेजो। इसके सब्सक्राइबर्स हैं 1.33 मिलियन। और ये कब से हमारे पास बना रहे वीडियो, इसके ऊपर वीडियोस हैं टोटल 287। और इसका फर्स्ट चैनल आया था 2000, इसने चैनल बनाया 2010 में, ठीक है यहाँ तक समझ गए ना। इसकी पहली वीडियो वायरल कब हुई थी किसी को पता है? 2012-13 में इसकी पहली वीडियो वायरल हुई थी। और कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? नारान वाली, नारान व्लॉग इसका वायरल हुआ था। अच्छा अब ये जो रियाज ने बात की है ना कि किसी का एक वीडियो वायरल हो जाए पूरा चैनल वायरल हो जाता है, वो उसका वायरल होता है जो एक तरह का कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना, आप ब्लॉग्स बना रहे हो, आप डेली ब्लॉग्स बना रहे हो और आपकी नीश भी सेम है। मिसाल के तौर पर आप बना रहे हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप डेली कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग बनाते हो, अपलोड करते हो। अब आपने 30 ब्लॉग्स बना दिए, उसमें से कोई एक वायरल हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि मैंने अगला ब्लॉग भी टेक्नोलॉजी पे ही बनाना है, तो जाहिर सी बात है वो भी वायरल होगा जो पहले वायरल हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी मिसाल है, ये जो भी यूट्यूबर्स होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनका ये ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे होते इनके, ठीक है ना। अब ये एक ही किस्म का ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन जब इनकी कोई एक वीडियो वायरल चली जाए ना तो इनको फ़िक्र नहीं होती कि यार मैं अगली वीडियो क्या बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम क्या बना रहे हैं, वो सेम वही चीज़ अगली बनाते हैं, इस वजह से या उससे बेहतर बना देते हैं, लेकिन व्लॉग्स ही बनाते हैं ये लोग मैक्सिमम। इसका पहला व्लॉग वायरल हुआ था नारान व्लॉग, उसके बाद इसने कितने ही ब्लॉग्स बनाए, 2 साल तक ये ब्लॉग्स बनाता गया है, तो इसलिए इसका हर ब्लॉग वायरल गया है। अब समझ आ गई आप सबको। डकी भाई की मैं मिसाल ले रहा हूँ। डकी भाई एक पहले था रोस्ट वीडियोस बनाई, वायरल नहीं हो रहा था। असल वायरल इसको कब वायरल हुआ? शाम इदरीस के वाक़े के बाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका वायरल होना शुरू हुआ है, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि ये रोस्ट बना रहा था और रोस्ट ही इसका वायरल हुआ। एक और है यूट्यूबर, उसका नाम है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, प्रैंक रोस्टर है। इसका जब 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए तब भी इसके वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, मतलब मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन इसको पता था कि मैं रोस्ट ही बना रहा हूँ। तो जब वो वायरल हुआ ना तो इसने अगला भी रोस्ट ही बनाना था, तो ये मेंटेन कर पाया वायरलिटी। अब कौन सा बंदा वायरलिटी मेंटेन नहीं कर पाता? एक बंदा वो यूट्यूब पे एम ही कोई वीडियोस बना रहा है, ठीक है, और उसके एक फजूल सी वीडियो वायरल हो जाती है, तो उसको नहीं पता होता है कि मैंने अब अगला कंटेंट क्या बनाना है, तो इसलिए वो बंदा वायरलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं पेशावर की आपको देता हूँ, ज़रा उसका चले जाएं आज आप लोग, ज़रा उसकी स्ट्रेटजी देखें। उस टिकटॉकर का नाम है महमूद ख़ान। उसकी वीडियो वायरल हुई, 14 मिलियन व्यूज़। उसकी अगली वीडियो भी वायरल हो गई, तकरीबन 15 मिलियन व्यूज़।
पेशावर का लड़का है, उसकी अगली वीडियो भी वायरल हो गई, 16 मिलियन व्यूज़। वो क्यों वायरल हुई? उसकी सारी वीडियो सेम है, फॉर्मेट सेम रखा हुआ है उसने। फॉर्मेट बहुत मैटर करता, बल्कि मैं आपको अगर यहाँ पे तो यूट्यूबर का कि एक वीडियो वायरल हो जाए, हाँ वो खुद बहुत, अगर उसका नेक्स्ट ना भी हो तो उसी नेक्स्ट पर क्यों तब्दीली हो जाती है। किस तरह मैंने अभी किसी नेक्स्ट पे वीडियो बनानी है, किस तरह एक बंदा है, हाँ। वो लड़की जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी, मेरा दिल ये पुकार है, हाँ हाँ वो वाली वीडियो। हाँ तो सर इसके बाद उस लड़की ने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी ये जो डांसिंग वाली वीडियो है वायरल हो गई है, हाँ। मैंने इसके बाद वीडियो सिर्फ डांसिंग की बनानी है। नहीं, उसकी वीडियो नहीं वायरल हुई थी एक्चुअली, इस तरह नहीं हुआ था, वो किसी और ने वायरल की थी उसकी वीडियो को, उसके प्लेटफॉर्म से तो नहीं हुई थी ना। करोड़ों रुपए तो उस लड़की को मिले नहीं मिले, किसने कहा है ये? एक तो ये मिथ है, करोड़ों रुपए नहीं मिले उसे। सर तो हमने तो न्यूज़ पे देखा कि 2 करोड़ उसने 2 दिन में बना लिया, ऐसा सब नहीं किसी ने दिए उसे वायरल। नहीं, करोड़ों रुपए नहीं मिले इसके ऊपर। जुनैद तो सर इस लड़की को पता चली ना, हाँ। मेरा जो डांस था वो वायरल हो गया, ठीक है, इसके बाद वो खुद अपना चैनल बना के वो उसी तरह वीडियोस क्यों नहीं बना रही? तो एक्चुअली वो उसको, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप एक वीडियोस बना रहे हो ना, ब्लॉग्स आप बना रहे हो, तो यू नो कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग्स बना रहा हूँ ना, आपका एक फॉर्मेट है कि नहीं है। तो आप, अगर आपका कोई ब्लॉग वायरल हो जाता है ना, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब एक बंदा है XYZ, उसको पता नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन अचानक उसकी कोई चीज़ वायरल हो जाती है, अब उसके जहन में ही नहीं कि मैंने बनाना क्या है, उसको पता ही नहीं है, तो वो उस वायरलिटी को वो आगे कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसा एक इंडियन यूट्यूबर एक लड़की है नीलू वर्मा नाम है, वो ब्यूटी ये जो है ना ये फैशन वगैरह पे वीडियोस बना रही थी, मेकअप वगैरह पे, हाँ। और तकरीबन उसने 150 से ज़्यादा वीडियोस जो है बनाई थी। हाँ। इसके बाद उसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही, उसने एक वीडियो टेक्निकल क्या है टेक्निक से, और टेक्निकल वीडियोस होती है, हाँ। एक टेक्निकल वीडियो उसने बनाई, वो वायरल हो गई। इसके बाद उसने नेक्स्ट तब्दील कर दिया, वो सही है, जो है वो टेक्निकल वीडियोस बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, ये भी मेंशन है। कितनी ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये जो इसने बात की है ना, ज़रूरी नहीं है कि यार आप एक नीश में काम कर रहे हो ना तो उस नीश में आप वायरल हो जाओ। हो सकता है कि आप कोई और कुछ और ट्राई करो, आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी तब्दील कर दो, या फॉर्मेट बदल दो, या मिसाल के तौर पर आपने नीश पकड़ी हुई है ना, मिसाल के तौर पर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ब्लॉग्स तो लिख रहे हो लेकिन उसमें आपका ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा, तो आप उसमें थोड़ा सा कंटेंट को ट्विस्ट दे दो, फॉर्मेट चेंज कर दो उसको। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके हो सकता है कि आप जब नीश चेंज कर दो ना, तो आपके ब्लॉग के रैंक आपका ब्लॉग रैंक कर जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। रैंक होने और वायरल होने में डिफरेंस है। रैंक होने और वायरल होने में सबसे बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आप सर्च इंजन में आ जाते हो, आप टॉप पे चले जाते हो। वायरल भी आता है लेकिन उसमें रीच मिल जाती है आपको। वायरल इज़ गेटिंग रीच, रैंकिंग इज़ गेटिंग टॉप ऑन द प्लेटफॉर्म। समझ आ गई आपको? जैसे मैंने आपको कहा ना, हम लोग जब एड्स बनाते हैं फेसबुक की, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारा CPC रेट क्या है। जितना कम हो ना तो उतनी हमारी ऐड कामयाब है, लेकिन अगर रीच हमें बहुत आ रही है, 5 लाख की रीच आ रही है, लेकिन हमारा CPC हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हमारा ऐड बेकार है। ऐड की बात क्यों कर रहे हैं? ऐड तो लोगों ने हमारे वीडियोस पर, हमारे आर्टिकल और ब्लॉग्स पर नहीं, हम जो एड्स लगाते हैं, तो जो एड्स हम लगाएंगे, रिसर्च वाले तो हाँ, उसी बारे में आपको बता रहा हूँ ना। रैंक में और वायरल होने में बेसिक डिफरेंस क्या है? रैंक का मतलब ये होता है कि गेटिंग टॉप ऑन द प्लेटफॉर्म, और वायरल का मतलब ये है कि ज़्यादा रीच आपके पास आए। ये दो बेसिक फ़र्क है। तो हम जो है वो बिना पैसे दिए, बिना पेड एड्स लगाए, कीवर्ड के जरिए रैंक करेंगे। अभी हम ऐड की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हमने सिर्फ रैंकिंग पे फोकस क्यों नहीं किया? ऐड की बात मैं सिर्फ मिसाल देने का आपको समझा रहा था कि CPC और जो CTR होता है इसमें फ़र्क क्या होता है, सिर्फ मिसाल के आपको समझा रहा था। अच्छा, ये आपके काम आएगा ना एक्चुअली, क्योंकि कल को आप एड्स तो लगाएंगे ना, तो उसमें आपके काम आएगा ये। अब समझ आ गई आपको? एनी क्वेश्चन? और एड्स लगाना ये तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में है ना, इसके अंदर भी है। ब्लॉग्स में एड्स क्यों नहीं लगाओगे आप?
या मिसाल के तौर पर आप ऐड ना लगाओ, आपके ब्लॉग्स पे कोई ऐड लगा दे, तो फिर और ये जो कीवर्ड अगर आपका कीवर्ड बहुत महंगा है तो क्या आप उसको अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर लोगे? नहीं करोगे। आप करोगे कि नहीं करोगे? ये चीज़ होता है। हाँ, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि जब भी आप कीवर्ड्स देखें तो उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, लेकिन उसका CPC रेट भी अच्छा हो, ना कि बिल्कुल ज़ीरो हो। अगर ज़ीरो हुआ CPC रेट हमारे पास तो मतलब ये कि वो कीवर्ड को इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, तो फिर हमें फ़ायदा नहीं है उसको अपने ब्लॉग में लिखने का। वो कीवर्ड हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करता कि हम उसको अपने ब्लॉग में इस्तेमाल करें। अब समझ आ गई आपको? तो CPC रेट हमारे पास यहाँ पे काम आता है। सर इन्होंने जैसे कहा कि कौन सी है मेरा दिल ये पुकारे वाली, तो सर उसने फेम कमा लिया सर इंस्टाग्राम पे, उसके 538 के फॉलोअर्स हो गए। बस तुम लोग भी इस तरह वीडियोज़ बनाओ फिर मुझे सेंड करो, ठीक है? मुझे सेंड करो, मैं तुम लोगों के वीडियोस वायरल कर दूंगा। अच्छा छोड़ो, ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ SEO के बारे में बता रहा था, ठीक है ना? इसके बाद आएगा आपका ऑफ पेज SEO, ठीक है ना? अच्छा अगर टाइम है कि नहीं है? 15 मिनट्स हैं, चलो। अच्छा मैंने आप सबके लिए मैंने एक वो निकाला था, ये ब्लॉगिंग, ये फिर कल कर लेंगे। अच्छा SEO के बाद सही समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है ना? कीवर्ड ये असल में बेसिक ज़रा पक्का कर लें, फिर आगे आपका आ रहा है ऑफ पेज SEO ना, कल इंशाल्लाह ये फिर करेंगे। अच्छा ब्लॉग का कर लेंगे, ये इसकी भी स्लाइड्स फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। और क्या कहते हैं, सही है, 1 मिनट। अच्छा बैठे रहो सारे, हिलना मत जगह से। कोशिश करें आप लोग सवालात पूछते हैं ना तो ज़रा टॉपिक से मुनासिबत सवालात पूछा करें। अच्छा कोई बच्चा नए आए? बच्चा कह रहा हूँ यार मैं, सॉरी, मैं ज़रा कॉलेज में आती हूँ ना तो उधर स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल और कॉलेज में, तो मैं उधर पढ़ाता भी हूँ ना, तो उधर मैं इसी तरह कहता होता हूँ, हाँ बच्चे क्या कर रहा है। तो तुम लोग तो खैर मेरे बच्चे नहीं हो, तुम लोग तो मेरे बाप हो सारे। कॉलेज वाले मेरे लिए सारे ही बच्चे हो मना, लेकिन ये है कि वो असल में मुझसे तो बहुत ही छोटे हैं ना, 15 साल 16 साल ये एजेस होती है उनकी, 17 साल एज होती है, 18 साल टीचर की नज़र में बच्चे होते हैं मना। नहीं ये तो मैं किसने कहा है? टीचर क्या होता है वैसे? रूहानी बाप होता है। तो और बाप का क्या होता है? कंफ्यूज हो तुम? अच्छा कौन कौन से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहते हैं? आप जाना चाहते हो? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आप तो न्यू आए हो ना, आप कल से मत आएँ, आप कल से फिर मॉर्निंग शिफ्ट में आएँ, ठीक है? एक मंडे को आप आएँ मॉर्निंग शिफ्ट में। मैं ये नीचे चले जाएँ, मैम से पूछ लें आप। अच्छा और कौन कौन है जो मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहता है? एक्चुअली हम लोगों ने बच्चे कम करने हैं, हमें 17 तक तादाद लेके आनी है। कौन कौन मॉर्निंग शिफ्ट में जाना चाहता है? आप भी न्यू है ना? आपका क्या नाम था? जी कौन कौन जाना चाहता है? आपका नाम क्या? अभी जाना चाहते हैं? 1 मिनट मैं बस आपका नाम क्या? एहतिशाम, सबर, चलो आप जाओ। अच्छा 1 मिनट सब्र करें, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लूँ फिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? सॉरी मैं आप लोगों का हाँ वो कल का अटेंडेंस तो मैंने लगा ली है, आप एब्सेंट हो बीच में। अच्छा 3 से ज़्यादा एब्सेंट हुई ड्रॉप ऑफ। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये कि डेली आएँ, और तीसरी बात ये कि जो जाना चाहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट एक दफ़ा फिर मुझे नाम बता दें। क्या ऐसा हुई? अच्छा चलो ठीक है, सही, मैं आपकी लीव लगा दूंगा। आपका नाम क्या था? करिश्मा, ठीक है। और कोई मॉर्निंग शिफ्ट वाला है यहाँ पे? चले जाओ यार, खैर है। हाँ
अटेंडेंस मुझे दे दें आप सब यार। इकरा हयात, सना उस्मान, करिश्मा अहमद, ये क्या नूरानी यासुनुल हक, नूरानी है ना, अच्छा। फातिमा इमरान, हादिया रिशबा, आमना बीबी, आमना बीबी नहीं आई। एक तो आमना थी भी नहीं यहाँ पे, वो कौन थी? वो आई थी अभी गई, अच्छा चलो ठीक है। सहर अनम, अच्छा वो भी मॉर्निंग में चली गई है। रहीम अब्बास, अब्दुल बासित, फजल अहमद, फजल अहमद, जस्ट अ मिनट। अच्छा मैं आप लोगों की हाज़िरी ले लूँ फिर आप लोग जा। शाहवेज़ खान अफरीदी, नबील अफरीदी, हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह, खिज़र खालिद, अहमद अफजल, फैसल मसूद, फैसल मसूद आप हैं? आपका क्या नाम है? अहमद अफजल। नहीं ये किस तरह फंस रहे, आप तो आए हुए आप पहले तो उस पे थे आप, ये किस तरह हो सकता है यार? एहतिशामुल हक, एहतिशामुल हक, नहीं समझ आई मुझे जी। अच्छा तो आप इसके साथ शेफ वो करना चाहती हैं? उसका मैंने एब्सेंट लिखा है, उसका क्या नाम था? एहतिशाम था, सही सही। रियाज अहमद, तनवीर, तनवीर खान, तनवीर खान। आप उसके हो फर्स्ट शिफ्ट के हो? आप फर्स्ट शिफ्ट में जाना चाहते हो? बस आप भी मंडे को आए। अच्छा बल्कि ऐसे करें, नीचे मैम के पास जाके नाम लिखवा दें अपना। अच्छा ठीक है, आपको मैं लिस्ट से हटा देता हूँ। बासित अली ख़ान और लास्ट वाली इरम बीबी, इरम बीबी कौन? आप हैं? अच्छा कोई और है जो फर्स्ट शिफ्ट में जाना चाहता है? आपका नाम नहीं है? आपका क्या नाम है? मैं भी शूरिया। आप तो थी ना पहले, तो मैंने आपका नाम किस तरह नहीं लिखा? आप कल आई थी? कल नहीं थी ना, अच्छा हाँ ये कल मैंने बनाई है, ठीक है। कौन? नूरानिया कौन है? कौन है? जय ओके सर तो मैडम चिता तो पनन फर्स्ट सर मेरा नाम और रागल